बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास से, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब की बहनों ने जो एक सख्त फैसला किया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब की बहनों ने बिलाखिर वो फैसला किया जो बड़ा मुश्किल था। उन्होंने कहा जी कि अगले हफ्ते से हम अकेली आएंगी, किसी को यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई मरतबा उन्होंने कारकुनों को कहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कहा कि 10,000 20,000 बंदा यहाँ पे पहुँचेगा तो दबाव बनेगा, लेकिन इतने बंदे पहुंचे नहीं, एक दफ़ा भी नहीं पहुंचे। हाँ, लोग पहुंचे ज़रूर, चंद हज़ार पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में नहीं आए। और फिर उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा लेते हैं लोग। मिसाल के तौर पे वहाँ पे लोग आते हैं, फ़ोटो सेशन करते हैं, तस्वीरें इकट्ठी करते हैं। बेशुमार लोग हमें वीडियोस भेजते हैं, जनाब देखें जब हम गए हुए थे अडियाला जेल, और वहाँ बाहर एक पिकनिक बना के तस्वीरें बना के वापस आ जाते हैं। तो हर दफ़ा कोई नया ग्रुप चला जाता है, तो बारी बारी जाते हैं, अपनी तस्वीरें बनाते हैं और वहाँ से निकल आते हैं। लेकिन इससे इमरान खान साहब की रिहाई का कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो इमरान खान की बहनों ने कहा जी अब आप यहाँ पे आना छोड़ दें, हमें बहनों को किसी की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने हमारी मुलाकात तो करवानी नहीं, तो हम यहाँ पे आ जाया करेंगे और आके हम यहाँ पे एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, बैठ के हम चले जाएंगे। आप यहाँ पे ना आए, बल्कि आप इमरान खान साहब के अहकामात को फॉलो करें। जो इमरान खान ने कहा था हम उसको दोबारा ट्वीट करवाना शुरू करेंगे, यानी वही चीज़ें जो इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से पहले ट्वीट की जा चुकी हैं, जो अहकामात इमरान खान साहब ने दिए थे कि मेरी कैद तन्हाई की सूरत में क्या करना है, और स्ट्रीट मूवमेंट कैसे चलानी है, किस तरह का एहतजाज करना है, ड्रोन हमलों के बारे में इमरान खान की क्या राय थी, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के बारे में इमरान खान की क्या राय थी, और अफगानिस्तान के हवाले से इमरान खान साहब क्या कहते थे, मौजूदा हुकूमत और उसकी लिजिटमेसी के बारे में इमरान खान की क्या राय थी। तो वो तमाम चीज़ें जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भुला चुकी है, वो इमरान खान साहब की बहनों ने कहा कि इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से उन्हें अब बारी बारी दोबारा शेयर किया जाएगा और ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो वो जो एक कुछ लोग आ जाते थे, वहां पे आके एक मेला सा लग जाता था अडियाला के बाहर, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ, कोई दबाव नहीं पड़ा, उसको उन्होंने खत्म करने का ऐलान कर दिया। और अब स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ, क्योंकि सुहेल अफरीदी को कहा था स्ट्रीट मूवमेंट करें और जुनेद अकबर को कहा था कि आप कमेटियों को छोड़ें और जाकर तंजीम साजी करें। तो अब तक की इतला के मुताबिक ना तो तंजीम साजी मुकम्मल हुई है और ना ही स्ट्रीट मूवमेंट के लिए कोई फोर्स बनाई गई है। यानी खैबर पख्तूनख्वा की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने जो ऐलान किया वो मैं हैरान हो गया उसको पढ़ के। यानी उन्होंने ऐलान किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि हमने जो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए या जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक फोर्स हम बना रहे थे, उसके लिए हमने 60,000 कारकुनान ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाई है। इनको ये 60,000 का फिगर बोलते हुए शर्म भी नहीं आई। 60,000 बेशक बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है। यानी 60,000 का फिगर अगर देती MQM तो अच्छी बात थी, 60,000 का फिगर अगर देती कोई और छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी तो वो भी अच्छी बात थी। अगर जमात इस्लामी भी होती तो वो अब तक 2-3 लाख का फिगर दे चुकी होती। इसमें कभी संजीदगी दिखाई नहीं गई। एक एक MPA ने 60-60 हज़ार वोट लिया हुआ है, एक एक MNA ने 1-1 लाख से जायद वोट लिया हुआ है। जिस सूबे में इतने बड़े पैमाने पर वोट पड़े कि बगैर मखसूस नशस्तों के 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ गई, उस सूबे में 60,000 नौजवानों का क्लेम करना ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। देखिए, इसमें मैंने आपको पहले कई मरतबा कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो भी एक तंजीम बनाई गई है या फोर्स बनाई गई है, उसके लिए कोशिश की नहीं गई। कोशिश ये होती है जो इमरान खान ने कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट चलाएं, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौराहे में। 60,000 इन्होंने बंदा रजिस्टर्ड किया है, 60,000 तो मकामात होने चाहिए थे जहां पर रजिस्ट्रेशन हो रही है, और अब तक तो 10-15 लाख नौजवान कम से कम साथ होना चाहिए था इस तंजीम के। लेकिन इस पर तवज्जो दी नहीं। 1-2 दफा इसके बारे में बात की, फिर दोबारा बात करना बंद कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इस पर बोले ही नहीं। क्योंकि तहरीक इंसाफ या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तवज्जो इमरान खान की रिहाई से ज्यादा इन चीजों की तरफ थी जिन चीजों पर मीडिया निशानदेही कर रहा है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने अपनी सफाई पेश की है, और सफाई पेश करते हुए वो ये कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम आइन और कानून के तहत सारा कुछ कर रहे हैं, और जो भी हमारे इस्तेहकाक या हमने जो फ़ायदे लिए हैं या खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने, ये सारी चीज़ें पुरानी हैं, ज़्यादातर चीज़ें पुरानी हैं, बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें नई हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि 99% चीज़ें पुरानी हैं, हमने तो सिर्फ कुछ चीज़ों को तब्दील किया है। ब्लू पासपोर्ट के हवाले से भी तासुर गलत है कि कोई नई सहूलत फराम की गई है, ये बाकी सूबों को ये सहूलत हासिल है, तो हम चाहते हैं कि उसको सेनेटर्स और कौमी असम्बली के अरकान की तरह कर दिया जाए। और ये हर दौर में कहा जाता रहा है, हर दौर में बार बार ऐसी करारदातें आती रही हैं, तो ये पहली मरतबा नहीं आई। असला लाइसेंस के बारे में भी उन्होंने सफाई पेश की। रेस्ट हाउसेज में क्याम के मुतालिक उन्होंने कहा जी ये तो पहले से इजाजत है और बाकी चीजों में भी पहले से इजाजत मौजूद है।
तो हमने कुछ भी नया नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली शफाफियत, आईनी बालादस्ती और अवामी मफाद के उसूलों के तहत अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करती रहेगी। लेकिन नहीं, जो मौकिफ दिया ना 3 सहाफियों ने, मुझे उसमें बड़ी जान नजर आई। अहमद वड़ाइस साहब, उन्होंने इसको बहुत अच्छा रिपोर्ट किया। मोहम्मद फहीम साहब, बड़ा शानदार रिपोर्ट किया। और किस्मत खान ने बहुत अच्छे सवाल उठाए। देखिए, पहला सवाल तो यह बनता है, जो ये बार बार कहते हैं कि जनाब हमने कोई भी तब्दीली नहीं लाए, तो 5 तब्दीलियां तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, और ये बाकायदा अब मीडिया की जीनत बनी है। नंबर 1, वो कहते हैं जी कि जो बीवियां हैं अरकान असेंबली के, उन्हें जो है वो ताहयात असेंबली कार्ड मिलेगा, जैसे आईडी कार्ड होता है, और उसकी बड़ी इज्जत की जाएगी। नंबर 2, उन्होंने कहा जी एयरपोर्ट पर वीआईपी लॉन्च इनको मिलेंगे, वफाकी कानून के तहत ऑफिशियल पासपोर्ट इनको दिए जाए, ताहयात दिए जाए। ताहयात, जो जब से आसिम मुनीर साहब को ताहयात इस्तिस्ना मिला ना, या ताहयात फील्ड मार्शल वो बने, तब से ताहयात का लफ्ज बड़ा पसंद आ गया सबको। सरकारी अफसरान की तरह इनको क्लब की मेंबरशिप भी चाहिए, और जाती गाड़ियों के शीशे काले करने हैं। साथ ही साथ ये जो 4 लाइसेंस इनको असले के मिलते थे, उनको 8 लाइसेंस करार दिया गया। उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कहती है जनाब वो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि सिक्योरिटी के मामला बड़े संजीदा हैं। लेकिन जो अहम सवाल आते हैं ना, वो फिर अपनी जगह पे मौजूद है। देखिए, अगर ये शफाफियत थी और ये कवानीन बड़े शफाफ तरीके से लाए गए थे, तो चंद सवालात जो हैं वो जन्म पा चुके हैं। नंबर 1, अगर ये कानून 30 अप्रैल 2026 को असेंबली ने मंजूर किया था, तो 6 मई 2026 को उसे गवर्नर ने मंजूरी दे दी, और 7 मई को उसे सरकारी गजट में शाया कर दिया गया था। तो उसे सूबाई असेंबली की ऑफिशियल वेबसाइट पर मंजूर शुदा कवानीन की फहरिस्त में क्यों शाया नहीं किया गया? इसको छुपाया क्यों गया? अगर तो ये कानून पास करवाना था, तो ये कानून शाया क्यों नहीं किया गया? इसे मंजूर शुदा कवानीन की फहरिस्त में क्यों नहीं डाला गया? और इस कानून का सरकारी और मुस्तनद मुसवदा अवाम की तस्दीक के लिए बाकी कवानीन में क्यों मौजूद नहीं था? यानी अगर आप एक कानून पास कर रहे हैं और छुपा के पास कर रहे हैं, तो उससे शको शुबा पैदा हो जाता है ना। जैसे पंजाब हुकूमत ने क्या किया, उन्होंने जहाज खरीदा, लेकिन उन्होंने इतने गंदे तरीके से हैंडल किया कि वो उनकी छेड़ बन गया जहाज। अब वो परेशान है। यानी वो कहते थे कभी हम जनाब इस वजह से खरीद रहे हैं, कभी कहते हैं इस वजह से खरीद रहे हैं। वो बहानेबाजियां कर करके उन्होंने जहाज को अपनी छेड़ बना लिया। वैसे खरीदना तो नहीं चाहिए था। इसी तरह इन्होंने जितना छुपाया इस कानून साजी को, उससे यह सूरत पैदा हो गई है। फिर एक और जो चीज उठी वो ये है कि कोई भी रुकन असेंबली होगा जिसको लगेगा उसका इस्तेहकाक मजरू हो गया है, तो उस पर कार्रवाई के लिए एक जुडिशल कमेटी कायम की जाएगी असेंबली के अंदर। यह कमेटी असेंबली के इस्तेहकाक से मुतालिक जराइम पर फैसला करने और सजाएं सुनाने का इख्तियार रखती होगी। यह किया जाएगा। कानून के मुताबिक पहले कमेटी जायजा लेगी कि आया किसी शख्स ने असेंबली, इसकी कमेटी या इसके किसी रुकन का इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी की है या नहीं। अगर खिलाफ वर्जी हुई है तो मामला जुडिशल कमेटी को भिजवा दिया जाएगा। जुडिशल कमेटी को गवाहों को तलब करने, रिकॉर्ड मंगवाने, हलफ लेने और कार्रवाइयां चलाने के इख्तियार जैसे जजों को हासिल होते हैं, वैसे उनको हासिल होंगे। और कमेटी की जानिब से सुनाई गई सजा पर अमल दरामद भी अदालती निजाम के जरिए किया जाएगा। कानून के मुताबिक जो शख्स जुडिशल कमेटी के फैसले से मुतासिर हो, वो अपील स्पीकर असेंबली के पास दायर कर सकेगा, और स्पीकर का फैसला हतमी होगा। यानी किसी भी जगह या किसी अदालत में इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकेगी। अब ये क्या है? ये खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है नाजरीन, कहीं और नहीं हो रहा। और इमरान खान की रिहाई के लिए इन्होंने अभी तक सिर्फ 60,000 कारकुनान इकट्ठे किए। देखिए, मैं आपको बताता हूं, कोई तवज्जो नहीं है इमरान खान की रिहाई पे। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये सिर्फ इक्तदार के भूखे लोग हैं और इक्तदार में आकर बैठ गए। अगर इमरान खान की रिहाई पे तवज्जो होती ना, तो इन्होंने आते ही जो सबसे पहला वादा किया था वो क्या किया था, याद है आपको? इन्होंने कहा था कि हम वो जो कानून पाकिस्तान की फौज को ये इख्तियार देता है कि वो हमसे पूछे बगैर खैबर पख्तूनख्वा पे ऑपरेशन करे, वो कानून हम आते ही खत्म कर देंगे, और उसके लिए हम कोशिश करेंगे। लेकिन 1% की कोशिश नहीं की गई। सिर्फ उस मामले को अदालत में फंसा दिया गया ताकि जब भी कोई पूछे तो हम कहेंगे जनाब वो तो हमने कोशिश की है, लेकिन वो हो नहीं रहा। भाई, आपके पास 2/3 अक्सरियत है, आपके पास सूबाई असेंबली में अक्सरियत है। आप उसके मुकाबले में एक और कानून लाकर उसे खत्म कर सकते हैं। आपको जरूरत ही नहीं है अदालत में जाने की। एक्शन इन एड सिविल पावर का कानून था, तो एक्शन इन एड सिविल पावर जो कानून है, आते ही सुहेल अफरीदी ने ऐलान किया था मैं इसको खत्म करूंगा। गंडापुर ने भी कहा था मैं इसको खत्म करूंगा, लेकिन दोनों ने इसको खत्म नहीं किया। वो कानून आज भी मौजूद है। उसी कानून के तहत खैबर पख्तूनख्वा के 3 से 4 डिफरेंट एरियाज में, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया भी, वहां पे मिलिट्री ऑपरेशंस अभी भी जारी है, जबकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ कुछ और था। तो ये हुकूमत खुद ऑपरेशंस करवा रही है, जबकि इमरान खान साहब ऑपरेशंस के खिलाफ थे। अभी ड्रोन हमले 74% ज्यादा हो गए हैं, जबकि इमरान खान साहब ड्रोन हमलों के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था FIR दो,
इन्होंने अभी तक एक भी एफआईआर नहीं दी। तो ये चीजें साबित करती हैं कि इन लोगों को इमरान खान का हुक्म या इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है उससे ज्यादा अपना इक्तदार अजीज है, और ये इक्तदार से बाहर देखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब नाजरीन, एक और चीज मैं आपको पहले बता दूं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, अहमद फरहाद साहब। उनके फैमिली के सोर्सेज ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, और अभी जब मैं वीलॉग कर रहा हूं तो अभी ये इंफॉर्मेशन मुझे थोड़ी देर पहले मिली है, और ये इंफॉर्मेशन तस्दीक शुदा है। अहमद फरहाद साहब पे लगातार दबाव डाला जा रहा है, और उन्हें कहा जा रहा है कि एक वीडियो बनाओ जिसमें जो कुछ आपने कहा और किया उसको आप गलत करार दो। एक वीडियो बनाओ, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के इकदाम को गलत करार दो। तो उनसे जबरदस्ती एक वीडियो बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा है, और यही दबाव कुछ दिन पहले ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों ने कहा कि वो डाला जा सकता है शौकत नवाज मीर के ऊपर भी। लाजमी बात है, उन पर दबाव डाला गया होगा। मुझ पे भी 4-5 महीने एक ही दबाव था कि वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियोस चाहिए हमें, कैमरे लेके आ जाते नहीं, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, इसको गाली दो, उसको बुरा कहो, ये कहो जनाब ये मैंने किया, वो उसने किया, ये सारा कुछ गलत है, यानी यहां पे बैठ के वीडियो बना के अपने मौक़िफ़ को गलत साबित करो। तो अहमद फरहाद को कहा जा रहा है कि तुम एक वीडियो बनाओ, उन पर दबाव डाला जा रहा है। अल्लाह ताला उन्हें इस्तिकामत अता फरमाए। उन्होंने अभी तक किसी भी किस्म की कोई वीडियो बनाने से इनकार किया है, लेकिन एक बड़े अहम सोर्स से यह पैगाम जरूर आया है कि अहमद फरहाद पे जबरदस्त दबाव डाला जा रहा है कि आप एक वीडियो बनाएं, आपको रिहा कर दिया जाएगा। अगर आप वीडियो नहीं बनाएंगे तो आपकी कैद लंबी होती चली जाएगी। तो तमाम कश्मीरियों से मेरी गुजारिश है कि शौकत नवाज मीर साहब के लिए, अहमद फरहाद साहब के लिए, और जो बाकी लोग इस वक्त कैदोबंद की सऊबतें काट रहे हैं, उन सबके लिए आवाज उठाएं। और हर पाकिस्तानी को आवाज उठानी चाहिए, बल्कि हर इंसान को आवाज उठानी चाहिए। सिर्फ कश्मीरियों का यह मामला नहीं है, यह इंसानियत का मामला है, इंसानी हुकूक का मामला है। तो सबको इसके ऊपर जोरदार तरीके से आवाज उठानी चाहिए। नादरीन, ये एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें आप, ये खैबर पख्तूनख्वा से आई है। ये एक पिकअप है छोटी सी, और ये लेकर जा रही है ताबूत। बलूचिस्तान से ताबूत ही आ रहे हैं, यानी हर चौथे दिन किसी ना किसी सिक्योरिटी फोर्सेस के ताबूत आ जाते हैं, मजदूरों के ताबूत आ जाते हैं, मेहनत कशों के ताबूत आ जाते हैं, कभी पुलिस वालों के ताबूत आ जाते हैं। ये 10 ताबूत और एक पिकअप में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं पता है? ये जो अभी पुलिस वालों पे हमला हुआ है, एक तरफ हरनाई का इलाका है, एक तरफ कोयटा है, ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ते हैं, इनके बीच में पहाड़ी इलाका है। अब ये जो अटैक हुआ है इस मर्तबा, ये जो मुसल्ला जत्थों ने अटैक किया पुलिस के ऊपर एक दिन पहले कोयटा में, ये बड़ा खौफनाक हमला था। कई घंटों तक लड़ाई जारी रही है। अब इस लड़ाई के जो ऐनी शाहिदीन है, उन्होंने मुझे क्या बताया, ये सुने आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो ये बताते हैं कि मुसल्ला जत्थों ने जदीद तरीन असले के साथ पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया। पुलिस ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी, पुलिस शानदार तरीके से जवाबी हमले कर रही थी और शानदार लड़ाई लड़ रही थी। और फिर उसके बाद वक्त गुजरना शुरू हुआ, पुलिस की जानिब से फायरिंग कम होना शुरू हो गई, जबकि दहशतगर्दों को सप्लाई लगातार जारी थी। वो फायरिंग तेज करते चले जा रहे थे, जदीद हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे। उस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे बलोच नौजवानों ने जो वहां आसपास मौजूद थे, उन्होंने वीडियो पैगामात जारी किए। उन्होंने फौरी तौर पे तमाम जहां जहां वो राब्ते कर सकते थे, उन्होंने हर तरफ राब्ते किए, सोशल मीडिया पे पैगामात जारी किए कि फौरन मदद भेजी जाए, इंतजामिया फौरी तौर पे असला भेजे, इंतजामिया फौरी तौर पे मजीद कुमक भेजे और पुलिस का साथ दे। लेकिन पुलिस का साथ देने के लिए कोई नहीं आया। वहां 9 पुलिस वाले शहीद हो गए, 20 से ज्यादा वो अगवा करके ले गए। और अभी तक जो पुलिस वाले वापस आए हैं वो 8 से 9 हैं जो वापस आए। बाकी पुलिस वाले अभी तक अगवा हैं, उनके बारे में कुछ नहीं पता। मेरे पास सबके नाम मौजूद हैं, शहीद कौन कौन हुआ, अगवा कौन कौन हुआ, वापस कौन कौन आया, और जो लोग अभी तक वापस नहीं आए उनके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कहां पे गए। बहरहाल ये मुसल्ला जत्थों ने हमला किया। पुलिस बार बार मांगती रही कि हमें मजीद असला चाहिए, हमें ताजा कुमक चाहिए, दहशतगर्दों पे बाहर से हमला किया जाए। और इस पूरे एरिया में मैं आपको बताता हूं, जगह जगह एफसी की चेक पोस्टें हैं। इस पूरे एरिया में फोर्सेस जगह जगह पर मौजूद है और भारी मिकदार में मौजूद है। उनके पास जदीद असला भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद फोर्सेस मदद करने के लिए नहीं आई। और यह वाकया पहली मर्तबा नहीं हुआ। मकामी लोग ये बताते हैं कि जब जब यहां पे अटैक होता है, फोर्सेस मदद के लिए मौके पर नहीं पहुंचती, पुलिस वाले भी शहीद हो जाते हैं, आम लोग भी मारे जाते हैं। फोर्सेस हमेशा वाकया होने के बाद उस जगह पे आती हैं, या कहीं पे अटैक करना हो तो वो अपने तरीके से अटैक करती हैं, वो किसी लड़ाई में आकर नहीं पड़ती। और ये लगातार होता चला जा रहा है। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एक ग्रुप बना हुआ था जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग भी थे, मिलिट्री के लोग भी थे, पुलिस के लोग भी थे, मकामी लोगों को भी डाला हुआ था।
सियासी लोगों को भी डाला हुआ था। तो एक बहुत बड़ा अटैक हुआ और उसमें मैंने फौरी तौर पे ग्रुप में लिखा कि जनाब फौरन मदद भेजी जाए, यहां पे लड़ाई इस वक्त जारी है और फोर्सेस पहुंच जाएंगी तो दहशतगर्दों को घेर लिया जाएगा। तो उसमें एक ऑफिसर ने फोन किया, कहते डायरेक्ट मुझे, और उन्होंने कहा तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी हुई है, तुम तो चुप करके बैठो। ये नादरीन इस वक्त की सूरत हाल है और ये मुझे मेरे दोस्त ने खुद वाकया सुनाया गुज़िश्ता रात, और इस वाकये ने तो रोंगटे खड़े कर दिए लोगों के। लोग सोच रहे हैं कि ये दहशतगर्दों को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं आती, पुलिस वालों को भेड़ बकरियों की तरह वहां मरने के लिए छोड़ दिया। वो बेचारे इतने सारे पुलिस वाले वहां पे शहीद हो गए, अब उनका नमाज जनाजा पढ़ के 2 आंसू बहा दिए जाएंगे और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, फिर वजीर आला पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद में। उन्होंने कोयटा में या बलूचिस्तान में तो कहीं ट्रैवल करना नहीं है। तो नादरीन ने एक और चीज बहुत अजीब मैं आपको बताता हूं, ये जो हरनाई और कोयटा है, इसके बीच के जो पहाड़ी इलाके हैं, ये निस्बतन कोयटा कैंट के करीब है। इनके बीच में मुझे कई सोर्सेज ने यह बात बताई है कि मुसल्ला जत्थे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और यहां पे नकलो हरकत लगातार देखी जाती है। अब इतने सारे मुसल्ला जत्थे यहां पे मौजूद हैं, इनको सप्लाई कैसे आती है, इनको राशन की सप्लाई कैसे आती है, इनको एमुनिशन कैसे आता है, इनको हथियार कैसे पहुंचते हैं, ये यहां से निकलकर अटैक करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में कैसे करते हैं, इनको रोका क्यों नहीं जा रहा, यह बहुत बड़ा सवाल है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, मुस्तकबिल में आपको यह चीज सबूतों के साथ सामने आना शुरू हो जाएगी कि इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जराइम पेशा अफराद और कुछ मुसल्ला जत्थों को इकट्ठा किया है कौम परस्तों के खिलाफ। यानी अब लड़वाने की एक कोशिश की जा रही, एक तरफ के क्रिमिनल्स को उठाया जा रहा है, जराइम पेशा अफराद को इकट्ठा किया जा रहा है, उन्हें माफी दी जा रही है, उनको मुसल्ला किया जा रहा है और मुसल्ला किया जा रहा है कौम परस्तों के खिलाफ। ये एक नई लड़ाई को जन्म देने जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि एक दुश्मन को मारने के लिए दूसरे दुश्मन को तगड़ा करो, कल ये तगड़ा हो जाएगा, ये भी आपके गले पड़ जाएगा। तो हमेशा गलत तजुर्बे किए हैं और हमेशा गलत तजुर्बों से पाकिस्तान ने नुकसान उठाया है। एक मरतबा फिर वही सारा खेल खेला जा रहा है जो हमेशा हमने पाकिस्तान में होता हुआ देखा है। अब नादरीन एक और खबर है, आसिम मुनीर साहब की लगातार ब्रांडिंग की जा रही है। अभी एक ट्रेंड चलाया गया कि उम्मत मुस्लिमा के लीडर के तौर पे, और इसमें कुछ साबिक जर्नैल, कुछ बहुत सारे रिटायर फौजी ऑफिसर, उनको शामिल किया गया है। अभी क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपनी अच्छी खासी प्रेजेंस बना ली है पेड सोशल मीडिया अकाउंट्स की, और बहुत सारे बेचारे लोग जिनको सोशल मीडिया की अलिफ बे का भी नहीं पता, उन्हें भी अकाउंट बनाकर दे दिए गए और उनकी सिर्फ ड्यूटी है कि रीट्वीट कर दिया करो, या जुमले उनको दे दिए जाते हैं कि बस ये लिखकर ट्वीट करते चले जाओ, या कई लोग बेचारे उनको गालम गलोच की ड्यूटी लगाई गई है। तो वो अब एस्टेब्लिशमेंट के करने का ये काम नहीं था, लेकिन ये घटिया काम भी इसके अंदर भी वो पड़ गए, क्योंकि एक सियासी जमात की तरह वो डील करते हैं ना, तो वो आ गए नादरीन, इस मामले के अंदर भी कूद गए। और अब जनाब ट्रेंड चलाया जा रहा है, आसिम मुनीर साहब की ब्रांडिंग की जा रही है उम्मत मुस्लिमा के लीडर के तौर पे। हालांकि वो कौन है, एक सरकारी मुलाजिम, वो एक दिन रिटायर हो जाएंगे और फिर पाकिस्तानियों को उम्मत मुस्लिमा का एक नया लीडर मिल जाएगा। ताहिर अशरफी साहब जो है ना, इन जैसे लोगों को आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट के बाद आलम इस्लाम का एक नया रहबर मिल जाएगा। और ये हमेशा होता रहा है, पहले जनरल बाजुआ के जूते पॉलिश करते थे, अब आसिम मुनीर के जूते पॉलिश करते हैं, और इनके बाद जो आएगा उसके जूते पॉलिश करेंगे। ये चलता चला आ रहा है। देखिए लीडर कौन होता है, रहबर कौन होता है, जिसने सस्टेन करना होता है। मुलाजिम कभी भी लीडर नहीं होता, वो तो मुलाजिम होता है बेचारा, नौकरी पेशा, उसको तो तनख्वाह मिलती है हर महीने काम करने के लिए। वो अपने बच्चों को खाना खिलाता है तनख्वाह लेने के बाद, वो अपनी फैमिली के अखराजात पूरे करता है, बच्चों को तालीम दिलवाता है, वो अपना घर बनाता है, वो अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाता है तनख्वाह लेकर। तो सरकारी मुलाजिम कभी भी ऐसा लीडर नहीं होता कि वो कौमों की नुमाइंदगी करे किसी जगह पे जाके। वो लीडर ही होते हैं और वो इन चीजों से बाहर होते हैं, उनको इस्तिस्ना होता है इन चीजों से। सरकारी मुलाजिम को नहीं होता, उसने रिटायर होना है एक दिन। जब सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है तो उसकी जगह दूसरा आ जाता है उस कुर्सी के ऊपर, उसके बाद वो रहबर बन जाता है, वो लीडर बन जाता है, वो रहनुमा बन जाता है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में। तो ये बड़े लंबे अरसे से इसी तरह का खेल चला जा रहा है। अब देखें ना, जिस चीज में हाथ डाला उस चीज को खराब कर दिया। पीआईए तो बेच दी थी, अब पाकिस्तान के 3 बड़े एयरपोर्ट्स बेचने की भी तैयारी हो रही है। ये देखें आप कौन कौन से एयरपोर्ट हैं, लाहौर का, कराची का और इस्लामाबाद का। 3 ही बड़े एयरपोर्ट हैं पाकिस्तान के, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं बड़े बड़े। तीनों एयरपोर्ट्स को बेचने की तैयारी है और निजकारी प्रोग्राम के अंदर इनको शामिल कर दिया गया। एयरपोर्ट भी बेच दो, मोटरवेज भी बेच दो, कोई चीज रह ना जाए इस मुल्क में, पाकिस्तानियों का कोई एसेट ना रह जाए। कर्जा इन्होंने इतना चढ़ाया, इतना चढ़ाया, इतना कर्जा पाकिस्तानियों ने 75 साल में नहीं लिया जितना इन्होंने 4 सालों के अंदर ले लिया। उससे ज्यादा कर्जा ये अब ले चुके हैं और हर दिन ये लगभग 20 अरब रुपया पाकिस्तान के ऊपर मजीद कर्जा चढ़ा देते हैं। हर गुजरते सेकंड के साथ पाकिस्तान पे कर्जा चढ़ता चला जा रहा है, चढ़ता चला जा रहा है।
आम आदमी पाकिस्तान का मकरूज होता चला जा रहा है और इन्हें किसी बात की फिक्र नहीं है। पाकिस्तान ने जितना सूद अदा करना होता है ना 1 साल के अंदर, वही पाकिस्तान नहीं उतार सकता, तो पाकिस्तान कर्जा कैसे उतारेगा। बहरहाल ये सारा कुछ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अजीबोगरीब फैसलों के नतीजे में हो रहा है और हम इन फैसलों को तब तक भुगतेंगे जब तक इन फैसलों के खिलाफ हम खड़े नहीं होंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।